पाएगा। इस पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लेना। फिलहाल देखते हैं अपन, शुरुआत करते हैं जीके जीएस के जो टोटल 38 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, एकदम ऑथेंटिक सोर्स के साथ। पेपर का एनालिसिस तो अभी अपन कर लेंगे, लेकिन आपका कैसे आपको एनालिसिस करना है, इस हेतु आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो की तरफ से बेहतरीन डील मिल रही है। एग्जाम आप देते हो लेकिन सवाल मिस कर जाते हो, पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, टाइम मैनेज है वो सही नहीं हो पाता है, आते हुए सवाल गलत कर पाते हो। इस प्रकार जो सिल्ली मिस्टेक आपकी हो जाती है उनसे कैसे बचना है, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। एग्जाम से कम 30 से 50 मॉक टेस्ट आप देंगे ताकि समय रहते आपकी गलतियों का एहसास हो सके। इस हेतु टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करना है। टीटीजे के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी की है आपने तो यूपी पुलिस के सारे पेपर पहले वाले हैं वो यहाँ पर मॉक फॉर्म में अवेलेबल थी। इसके अतिरिक्त आने वाले एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो, ग्रुप डी को कर रहे हो, तो एक साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आएगा ना, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट पास प्रो में टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे। कैसे लेना है पास प्रो, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे ना तो एक डेमो वीडियो की लिंक पड़ी रहेगी, उसको चेकआउट कर लेना और वहाँ से आपको पता चल जाएगा किस प्रकार 50% तैयारी आपको टेक्स्ट बुक के सहारे कर सकते हो। चलिए बिना किसी देरी किए हुए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके समक्ष जीके के सवाल नंबर 58 से इस पेपर में स्टार्ट हो रहे हैं। यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका कौन सा आर्टिकल है, इसका पूरे शेड्यूल और आर्टिकल है। तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा है जो क्या डील करता है, उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो गारंटी देता है उत्पीड़न से किस प्रकार शरण लेना है, तो आर्टिकल 14 करेक्ट है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है, एनपीए हो जाता है आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। यदि 90 दिन से ज़्यादा कोई लोन की किस्त अनड्यू पड़ी रहे, पेड न की जाए, एक तरीके से किसी लेंडर ने उसको लोन दिया है ना और वो उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, लोन पे नहीं कर पा रहा, तो एक तरीके से वो रिस्क हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है, उस पर उनको इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट अपना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है, शेरा डांस, यहाँ पर यूपी का जिला है ललितपुर। ठीक है, आने वाले सेट में यूपी के जो प्रमुख डांस वगैरह हैं आपने याद नहीं किए तो देख लेना। एक जो क्वेश्चन है कॉमनली मैंने फर्स्ट और सेकंड सेट में देखे हैं वो सारे क्वेश्चन बात करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड सेट में रिपीट हुए हैं। ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गई, कोई ट्रीटी हो गई, उनके उद्देश्य से प्रथम सेट में भी सवाल आया है और सेकंड सेट में एक नहीं दो सवाल पूछे गए हैं। तो इसका आप कहेंगे तो एक डिटेल में वीडियो बना देंगे बहुत जल्द। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना। आप ये टेस्ट नहीं कर सकते हो कि मैंने जो परमाणु हथियार बनाया है वो सही है कि नहीं है, आप इस प्रकार उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। परमाणु हथियार चाहे आप नागरिक उद्देश्य से ले रहे हो या सैन्य, दोनों उद्देश्य के लिए प्रतिबंध है। ये ट्रीटी हुई है 1996 में और उस समय 187 नेशन ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है, सभी को पता है, स्पोर्ट अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार, एक करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार हो गया, ये सभी स्पोर्ट अवार्ड है। नेक्स्ट अपना इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। और ये तो अब्दुल कलाम आज़ाद की है, एपीजे अबुल कलाम की कौन सी है आत्मकथा, विंग्स ऑन फायर। अगला सवाल देखते हैं, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हो गए, वापस सारे के सारे नोट मिल गए। अब ये तो थोड़ा पहले के डाटा है, बाद में डाटा आप देखेंगे 99.3% नोट मिल गए और ये पहले जो आया था डाटा उसमें 98.96% आरबीआई ने कहा कि हमें नोट प्राप्त हो गए हैं, तो ये करेक्ट है। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको क्या अपनाया गया था उसमें, तो ये थी आपकी वेना घोषणा। 1993 में हुई थी वेना घोषणा, जो मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने वेना घोषणा को अपनाया गया, तो वेना डिक्लेरेशन हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था, तो सीटों के आरक्षण को काफी कैंडिडेट को तो 104 वाला संविधान संशोधन पता है जिसमें 10 साल के लिए बढ़ाया गया SC/ST के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। लेकिन इससे पहले एक और हुआ था, वो था 79 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में 79 संशोधन में। लोकटक झील कहाँ पर है, सभी को पता होना चाहिए, मणिपुर राज्य में है लोकटक लेक।
प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य है। मौलिक सिद्धांत यहाँ पर आपके हो जाएगा फर्टर्निटी, यानी बंधुता को बढ़ावा देता है। ये बंधुता को बढ़ावा देता है, यहाँ संप्रभुता नहीं होगा, बंधुता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल अपन देखते हैं जो आपको पूछा है एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी से। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाएगा आपके फायरवॉल। इंटरनेट से कोई भी आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो सारा डाटा आता है, तो एक फायरवॉल लगा रहता है ताकि कोई ऐसा हैकिंग डाटा ना आ जाए आपके सिस्टम में, वल्नरेबल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। इस प्रकार से जो फायरवॉल लगा रहता है ऑलरेडी, ताकि आपके सिस्टम सिक्योर हो सके। कुकीज़ तो आप कोई चीज़ ब्राउज करते हो ना इंटरनेट पर, तो ये ऑलरेडी सेव्ड आपका रहता है डाटा, ताकि आप जल्दी जल्दी साइट को खोल पाते हो उसके माध्यम से। मालवेयर हैं सारे, वायरस वगैरह, ट्रोजन वगैरह, उन्हें मालवेयर हैं। एंटीवायरस आपको पता ही है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग। यहाँ पर उपयोग कौन सा है? रणनीतिक उपयोग है। स्ट्रेटजिक यूज किया जा रहा है, स्ट्रेटजिक यूज किया जाता है मार्केटिंग में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगा दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन चैटिंग है, सोशल नेटवर्किंग, लेकिन यहाँ पर जो रणनीतिक उपयोग किया जाता है ना, वो बाजारीकरण की बात होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। भूटान की राजधानी क्या? भाई इजी सवाल पूछ लिया राजधानी में, इस शिफ्ट में तो थिम्पू है। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी राजधानी से सवाल था। बाकी ब्राजील, ब्रासीलिया है, और बेनिन, ये जो पोर्टो नोवा है ना, ये कैपिटल है बेनिन की। थिम्पू है भूटान की, और सराजेवो ये कैपिटल है बोस्निया की। अगला सवाल है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सबसे लंबा नदी पुल 9.15 किलोमीटर की लंबाई का, ये भूपेन हजारिका सेतु, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसी पर बना है भूपेन हजारिका सेतु। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अगस्त 1998 में। कब शुरू की थी? 1998 में की थी। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी होने से जो यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक को कैसे चेंज करेगा? तो ये साझेदारी रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, रक्षा सहयोग है विशेषकर यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन करके, और भारत और वियतनाम के मध्य विनबैक्स सैन्य एक्सरसाइज भी होती है। अगला सवाल देखते हैं 75 सवाल नंबर। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? आपको पता होगा 9 जून 2024 को विपक्ष के नेता बने थे राहुल गांधी। तो जून 2024 तक के करंट अफेयर्स, मैंने करंट अफेयर्स के सवाल देखे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 4 सवाल, यहीं पर भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए ना। फर्स्ट शिफ्ट में तो अप्रैल मई के सवाल पूछे गए थे, ठीक है, अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई है इन महीनों के। तो एक तरीके से करंट अफेयर्स में अब तक जो आए हैं ना सवाल 2024 के ही पूछे गए। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा ये जो बुक है, इनके ऑथर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? ठीक है, आ गया ना सवाल, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था इस प्रकार। रिपीटेड सवाल जो आए हैं ना फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट में, उनका अपन एक वीडियो बना देंगे ताकि आने वाले शिफ्ट में भी ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो ये आपके हो जाएगी प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये अक्षय ऊर्जा है, तो यहाँ पर ये प्रमोट करेगी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी। विकल्प ए करेक्ट है। और अक्षय जो IRENA, आयरना, इसका हेडक्वार्टर मस्दर यूनाइटेड अरब अमीरात में है, 2009 में स्थापित हुआ था। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ये भी एक उद्देश्य का सवाल आ गया ना। सभी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, बोर्ड है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य से सवाल इस स्टेप में पे 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलरली यहाँ पर इस वाले टॉपिक से। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो संगठन है दोस्तों समन्वय करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यूनाइटेड नेशंस सेंटर ऑफ काउंटर टेररिज्म, ये हो जाएगा UNCCT। अगला सवाल आपको एक पूछ लिया, थोड़ा हटकर सवाल पूछा है। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? वस्तु पर GST दर भी याद रखना। GST से ये सवाल प्रथम सेट में भी आए थे आपके, 2 सवाल थे GST के, और यहाँ पर भी GST के सवाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि GST अलग से आपके सिलेबस में मेंशन था। तो GST यहाँ पर जो आपको
दूध उत्पाद और ब्रेड पर लग रही है ना वो 5% है। फ्रेश मिल्क है ना, फ्रेश दूध, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगती है। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो चंद्रमा पर नासा का जो मानवयुक्त लैंडिंग मिशन 2024-25 में होने की संभावना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अर्टिमस। क्या है? अर्टिमिस नाम है उसका। ये लो भाई, एक और सवाल आ गया उद्देश्य से। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारिकता प्रदर्शित करता है। तो आईटार का उद्देश्य पूछ लिया इस परियोजना का। इंटरनेशनल जो थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर है उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, कार्बन मुक्त सोर्स आपको बनाना है संलयन ऊर्जा के रूप में, फ्यूजन एनर्जी के रूप में। नेक्स्ट में सवाल नंबर 82 देखते हैं। 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आप मनाते हैं। इंजीनियर्स दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मोक्ष गुंडम विश्व सूर्यक्रिय दिवस के रूप में, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। भारतमाला परियोजना जो 2015 में शुरू की गई, आपको पूछा है ये किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। भारतमाला परियोजना है हाईवेज रोडवेज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में आप मनाते हो? कार्तिक अमावस्या को दिवाली का त्यौहार फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में, फेस्टिवल ऑफ लाइट दिवाली। भारतीय जीएसटी, अब यहाँ पर जीएसटी में 2 सवाल और प्रथम सेट में भी 2 सवाल। ये दूसरा सवाल, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? जीएसटी में अब नाम से स्पष्ट है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स तो लेंगे ना इसमें। बाकी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो डायरेक्ट कर है, डायरेक्ट आप पे करते हो, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें सर्विस टैक्स आ जाएगा, गुड्स वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? नई तालीम, बुनियादी तालीम, जो बुनियादी शिक्षा है, फंडामेंटल जो बेसिक एजुकेशन है, ये जो सबसे पहले विचार आइडियाज हैं किसने प्रपोज किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। नई तालीम नाम से या बुनियादी तालीम नाम से 1937 में न्यूज़पेपर हरिजन में गांधी जी ने प्रकाशित किया था बुनियादी शिक्षा से संबंधित विचार। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मसालों का प्रमुख उत्पादक की बात करें, आप कहेंगे केरल क्यों नहीं नाम है, लेकिन मसाले 2020-21 में केरला को तो सबसे अधिक मसाले होते हैं, वेराइटीज ऑफ स्पाइस, लेकिन हाईएस्ट जो प्रोड्यूसर स्टेट है ना स्पाइसेज का, वो मध्य प्रदेश है 2020-21 में। सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर 20-21 में राजस्थान, थर्ड हाईएस्ट था गुजरात। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला सलमान रुश्दी को दिया गया है, लेखक सलमान रुश्दी को। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, अब लिंगानुपात सबसे कम है वो हरियाणा का है 879। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरला का है 1084, और उत्तर प्रदेश विकल्प में है तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ध्यान रखना यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट के सवाल देखने को मिल रहे हैं ये टफ सवाल, ये तो इजी था हालांकि, लेकिन इससे पहले आपने सवाल देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में टफ है, ठीक है। जनसंख्या डी का घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व का किस टाइप से फॉर्मूला पूछा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब थोड़ा कंफ्यूज करने वाला, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? नंबर्स ऑफ पीपल एक वर्ग किलोमीटर में। तो नंबर ऑफ स्पेस, कोई स्पेस है, एरिया है, क्षेत्र है, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, वही डेंसिटी को बताएगा ना, तो विकल्प सी करेक्ट है। अगला सवाल, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? अब बायोमेट्रिक कब ली जाती है? अब आप एग्जाम देने जाते हो तब भी आपकी बायोमेट्रिक ली जाती है, ताकि चेक कर सके कि जो एग्जाम देने जा रहा है उसकी आइडेंटिटी पहचान कर सके कि वो रियल कैंडिडेट है, और भविष्य में अन्य जो एग्जाम के प्रोसेस होंगे उनमें सेम वही कैंडिडेट प्रेजेंट हो। इस हेतु उनकी पहचान और वेरीफाई करने के लिए, सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बायोमेट्रिक जो टेक्नोलॉजी है वो सहायक सिद्ध होती है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। उनसे पहले इनके आगे सरदार की उपाधि नहीं थी। ये सफल सत्याग्रह होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये बारडोली कहाँ पर है? गुजरात में जगह है। और जो उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 30% रेवेन्यू बढ़ा दिया था, टैक्स रेवेन्यू। सो उनके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला सवाल है, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सी रैंक स्थान दिया गया है? यानी दुनिया भर में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला
स्थान मिला है चौथा इंस्टाग्राम को। इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम चौथा था 2021 में। आप कहेंगे पहला पहला अभी जो आप देख पा रहे हो ना वही प्लेटफॉर्म वाईटी यूट्यूब पहला था, सेकंड फेसबुक, थर्ड व्हाट्सएप और चौथा था यहाँ पर इंस्टाग्राम। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? व्हेन डिड चाइना इन्वेड तिब्बत? तिब्बत पर चाइना ने पहली बार 1950 में आक्रमण किया था। कब? 1950 में। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? अब जल प्रदूषण हो रहा है तो जीव से ही पता चल जाए। कौन से जीव से पता चल जाएगा कि जल में प्रदूषण हो रहा है? आप कहेंगे जो जल में जीव रहेगा उन्हीं की हेल्थ देखकर पता करेंगे, उसकी हेल्थ चेंज हो रही मतलब जल में गड़बड़ी है तो फ्रॉग हो जाएगा, मेढक डायरेक्टली। बिल्कुल, ये तो आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग का सवाल था। फ्रॉग मेढक करेक्ट है। इस टाइप से आपने देखे 38 जी के जीएस के एकदम एग्जैक्ट सवाल और कौन से सवाल रिपीट हुए साथ साथ वो भी बताया। और ये सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने से लग रहे हैं प्रथम पारी से टप आए हैं। बाकी एक अलग वीडियो बना देंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन से उनको एक्स्ट्रा फैक्ट से फोकस करते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टीटीजी के कूपन कोड वहाँ पर यूज़ कर लेना। धन्यवाद।